Very good morning, my dear students. I hope you all are well at your home. Yes, you're welcome in the online tutorial of Park Public School, and today we will start we will continue vectors. As we had done, what are the vectors? Scalar quantities, vector quantities, what are the magnitude, what is the meaning of the direction, and what is the representation of the vector, graphical representation of the vector, symbolic representation of the vector, and as well as mathematical representation of the vector. In short, we can say A is a vector. If A is a vector, then how it will represent it? Here magnitude multiply by direction. Okay, magnitude simple A. How can we give direction to this magnitude? By multiplying this with a unit cap. What is the meaning of the unit cap? Unit cap means it has magnitude equal to 1, because if we will multiply the 1 with a, then a will remain same. So this is the mathematical representation of a vector. Okay, and this is a vector tail, this is the head, and length represents the magnitude of the vector. Okay, as मैंने तुम्हें बता ही दिया था. And we can move the vector from one position to other position, but without changing its direction. हमें उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी. मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं इसको नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूँ. इसी वेक्टर को उठा के मैं नीचे रख सकता हूँ, बट मुझे इसी की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ये ध्यान रखना. ओके, तो ठीक है बेटा, टुडे वी विल लर्न रूल्स, how we can add two vectors, how we can subtract two vectors, and there is a one derivation also. Okay, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. कल मैंने बेसिक बता दिया था तुम्हें कंप्लीट, ठीक है, और तुमने डेफिनेशन सब नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे अपने, जो मैंने तुम्हें लिंक में प्रोवाइड किए थे नोट्स. नोटबुक बहुत अच्छे से मेंटेन रहनी चाहिए बेटा, तुम्हारी फेयर नोटबुक. एंड नेक्स्ट स्टेप, और आज के जो नोट्स हैं वो भी लिंक में मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं तुम्हें, तुम नोट्स को कंसीडर कर सकते हो. ओके, बट यहाँ पर जो डेरिवेशन करनी है, वो डेरिवेशन अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में मेरे साथ साथ एक बार ही करनी है सब, ठीक है. बाद में फेयर नोटबुक में कर लेना, नोट्स में से देख के कर लेना, या बोर्ड पे से देख के कर लेना, बट एक बार ही प्रैक्टिस नोटबुक आज अपने साथ रखिएगा अपनी, कि जो डेरिवेशन हमें करनी है वो डेरिवेशन तुम्हें साथ साथ आ जानी चाहिए. बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, सब चीजें बहुत सिंपल है, समझना है सिर्फ हमें, कंसेप्ट्स क्लियर करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल ऑफ एडिशन, हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स. तो बेटा मैं यहाँ पर तुम्हें बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, और ये जो रूल्स हैं ये तुम्हें लिखने हैं, बिकॉज ये तुम्हें नोट्स में भी शायद मिले. तो नोट्स में क्या मिलना है, इनका मतलब कि नोट्स में डेफिनेशन मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, बट कुछ जो मेथड्स होते हैं ना, वो तो हमें लिखने ही पड़ते हैं. ठीक है, तो वो मेथड, वो ट्रिक्स तुम अपनी यहाँ पर चेक करना, और अपने लैंग्वेज में उसको राइट डाउन करना है, कि तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं, जब तुम्हें जैसे अंडरस्टैंड होता है वैसे लिखो. ओके, तो बेटा मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स का एडिशन करना चाहता हूँ. तो आज मुझे एडिशन करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स को ऐड करने का जो मेथड है, दो टाइप्स होती हैं बेटा. ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके. सेकेंड होता है बेटा पैरेललोग्राम, ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब कब कौन सा रूल हमें सिलेक्ट करना है, पैरेललोग्राम लॉ लगाना है या ट्रायंगल लॉ लगाना है, यही है समझने वाली बात. तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि तुम इसको पैरेललोग्राम लगा के ऐड कर रहे हो या फिर ट्रायंगल लॉ यूज करके लगाकर ऐड कर रहे हो, वो तुम्हें देखते ही पता लगना चाहिए. तो स्टार्ट हम करेंगे बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. ठीक है, मुझे कंसीडर करना है कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और एक वेक्टर है बी. ठीक है, मुझे इनको ऐड करना है, ऐड देम टू वेक्टर्स, इनको ऐड करना, और मान लेता हूँ कुछ रिजल्ट आएगा, इनको ऐड करके
आर वेक्टर, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। लिख देता हूँ बेटा मैं, स्टार्टिंग है ना, तो दिस इज नॉन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ओके। तो कैसे आएगा ये बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड कर आएगा। ये तो सिंपल है। अब इसको समझना कैसे, देखो मान लेते हैं दो वेक्टर्स हैं, मैं कैसे भी दो वेक्टर ले लेता हूँ। एक मैंने ये वेक्टर ले लिया, दिस इज द वेक्टर B, और एक ये मैंने वेक्टर ले लिया, दिस इज द वेक्टर A। ये दो वेक्टर हैं बेटा, ये इसका टेल, ये इसका हेड रहेगा, ये टेल पॉइंट हो जाएगा, ये हेड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके मुझे R वेक्टर बताना है। ये भी R भी कोई वेक्टर है ना जिनका रिजल्ट आएगा, इट इज आल्सो वेक्टर। तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, हम जानते हैं कि मैं वेक्टर्स को मूव कर सकता हूं, तो ठीक है मूव करो। क्या करो, वेक्टर को देखो, A को भी मूव कर सकते हो, B को भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। मैं B को कर रहा हूं अभी, कि इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, लेकिन इसको, इसकी पोजीशंस को मैं चेंज कर सकता हूं। इसको उठाना है, यहां से उठा लेना है, और बिना डायरेक्शन को चेंज किए इसके हेड पर इसकी टेल को रख देना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस वेक्टर को ऐसे प्लेस कर दिया, ये वेक्टर B। मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया बेटा, अभी भी डायरेक्शन वही है, बस उठाया और यहाँ पे रख दिया, यहाँ से हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, कभी भी ऐसा होता है, कभी भी, कि एक वेक्टर खत्म हो रहा है और दूसरा वेक्टर वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रायंगल लॉ का यूज करना है बेटा। मैंने कहा था ना, तुम्हें देखते ही पता चलना चाहिए कि तुम कौन सा लॉ यूज कर रहे हो या कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा तुम्हें। तो देखते ही पता लगेगा कि हाँ, एक वेक्टर का एंड हो रहा है और दूसरे वेक्टर की वहीं से स्टार्टिंग हो रही है। तो दिस इज नोन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉइंट है कि रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा जिसमें इन दोनों का एडिशन आ जाए। तो हम कहेंगे रिजल्टेंट हमेशा, और हमेशा कहाँ पे होता है, ये यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, तुम भी लिख लो चाहे। रिजल्टेंट होता है बेटा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है, ये रही, बिल्कुल एंडिंग पोजीशन कौन सी है, ये रही। तो बस इन दोनों को, इनिशियल और एंडिंग पोजीशन को जोड़ दो, ये, और एरो लगा दो इधर, ये एरो बड़ा बन गया, छोटा बन गया। ये बेटा तुम्हें मिलेगा R वेक्टर, मिल गया। समझ आया कैसे बनाया ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बन गया। अब इसका आंसर कैसे आएगा वो भी देखना है, उसी की आज हमें डेरिवेशन करनी है कि रिजल्टेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम रिजल्टेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे बेसिकली। तो वो मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, इसकी डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा इस रिजल्टेंट का। लेकिन तुम्हें समझना क्या है कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्यों है बेटा, बहुत ज्यादा यूज होने वाले कांसेप्ट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम मेरे बोलने के मेथड को ही समझ लो, क्योंकि मैं कितना तुम्हें स्ट्रेस दे रहा हूँ, कितने इंपॉर्टेंट होंगे तभी मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, मेडिकल नॉन मेडिकल में इनके बिना हम सोच भी नहीं सकते मेडिकल को या नॉन मेडिकल को। ठीक है, तो बेटा जैसे ही यहाँ पर ये वेक्टर खत्म हुआ, वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हमने वेक्टर बनाया तो वो था रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, एक चीज का सबने ध्यान दिया होगा, और नहीं दिया तो दे लो, कि ये A वेक्टर की डायरेक्शन थी, ये B वेक्टर की डायरेक्शन थी। R वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे नहीं बनानी, कॉन्टिन्यूटी में साइकिल को कंप्लीट मत कर देना कि ये इधर है, ये इधर है, वो इधर आएगा, नहीं। रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट जाता है, इन दोनों की सीक्वेंस को तोड़ता हुआ। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सीक्वेंस थी ना, वो सीक्वेंस को ऐसे ब्रेक कर दिया उसने, सीक्वेंस इधर दे दी। तो इसीलिए रिजल्टेंट कभी भी साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, वो वापस इधर नहीं आएगा, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करें कि मेरे पास मान लो ये हो गया ना। ठीक है, ये तुम लिख सकते हो ट्रायंगल लॉ। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई वगैरह में, तो कैसे आ जाते हैं, लेट्स सी कि मेरे पास दो तीन वेक्टर्स हैं, A वेक्टर, B वेक्टर, एक आ गया ये C वेक्टर, एक और ले लेते हैं कोई
cos like this d वेक्टर, 4 वेक्टर है, चारों को ऐड करना है। कैसे ऐड करें, क्या करो, एक एक वेक्टर उठाओ, पहले एक वेक्टर को सेट करो, फिर दूसरा वेक्टर उठाओ, उसके हेड पर उसके टेल को सेट करो, मतलब जैसे यहाँ पर सेट किया था। सबसे पहले ए वेक्टर को उठाते हैं, डायरेक्शन चेंज मत करना, ऐसे का ऐसे ही रखो ए वेक्टर। अब बी वेक्टर को उठाओ, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ऊपर घुमा देता हूं, ये हटा देता हूं, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐसे बनाओ, बी वेक्टर सी वेक्टर को भी ऐसे ही रखना है, पोजीशन चेंज नहीं करनी। तो बेटा सी वेक्टर की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करो, नहीं तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो जब क्वेश्चन मिलेगा वो तुम्हें बिल्कुल अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेगा कि जिसका साइकिल बनेगा। ए बी सी को यहाँ पे रख दिया सी वेक्टर, ठीक है। अब डी को एज इट इज रख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया डी वेक्टर। तो ये मैंने रख दिए ए बी सी, मैंने क्या किया, इन वेक्टर्स को उठाता गया, इस बी को ऐसे यहाँ प्लेस कर दिया, सी को ले आके यहाँ प्लेस कर दिया, डी को फिर सी के एंड पे प्लेस कर दिया। मतलब एक वेक्टर जहाँ पे एक सेकंड गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, शायद ये तो चेक किया हो, ये बी ए का इनिशियल पॉइंट था और वो बी का भी इनिशियल पॉइंट बन गया। हमें कैसे जोड़ना है, हमें जोड़ना है ए के एंड पर, ये ए वेक्टर है, डायरेक्शन बदल दी इसकी मैंने लाइक दिस, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर को ऐसे रखना है यहाँ पर, दिस इज बी वेक्टर, क्योंकि ए खत्म होगा तभी तो बी स्टार्ट होगा। अब सी की डायरेक्शन बदल दो, नहीं तो बन नहीं पाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे सी वेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे कोई लाइक डी वेक्टर, लो ये, ठीक है, ये बन गया। ए वेक्टर खत्म हुआ, बी स्टार्ट हो गया, बी खत्म हुआ, सी स्टार्ट हो गया, सी खत्म हुआ, डी स्टार्ट हो गया, किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं करी, सीधा उठा उठा के प्लेस कर दिया, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहां जाएगा बेटा, रिजल्टेंट में हमें लिखना पड़ेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, यही करना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें सिंपल सा पॉइंट बताया कि रिजल्टेंट को कैसे देखना है। रिजल्टेंट को देखना होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियली यहां से स्टार्ट हुए थे, फाइनल यहां पे रुके हैं, तो ये अब इसकी डायरेक्शन को क्या सीक्वेंस कंप्लीट कर दूं, साइकिल पूरा कर दूं, ऐसे 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 नहीं, इसके सीक्वेंस को तोड़ दूं, ऐसे रिजल्टेंट की सीक्वेंस अपोजिट हो जाती है। तो ये बना बेटा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, समझ आ गया बेटा सबको, ठीक है। तो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर। इन द केस अगर कोई तुम्हें ऐसा साइकिल मिल जाए ना, देखो मैं एक और एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा हूं कि क्या होगा। मान लो ये कोई साइकिल आ जाता है हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ए बी सी डी। बेटा इसमें ध्यान से देखोगे ना तो इसमें लूप कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज साइकिल बन रहा है, कहीं भी गैप नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप नहीं मिल रहा तुम्हें। देखो ए से चले थे, बी आया, फिर सी, फिर डी, डी उसी पॉइंट पर खत्म हुआ जहां पर ए स्टार्ट हो रहा था, मतलब कोई गैप नहीं है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज साइकिल। ये साइक्लिक लूप होते हैं, क्लोज्ड लूप्स होते हैं, इसलिए क्लोज्ड लूप्स के या साइक्लिक लूप्स के जो कंप्लीट लूप बन जाए उनका रिजल्टेंट बेटा जीरो हो जाता है, याद कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट कहां पे देखा जाता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में देखा जाता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। बट इसमें तो डायरेक्शन तो क्या, इसमें कोई गैप ही नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का कोई गैप नहीं है, तो दैट मींस इसमें रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा, उसको बोलते हैं जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो कई बार अगर क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में तो देखते ही देख लेना कि हाँ इसमें तो कोई गैप नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट जीरो होगा, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें समझाया कि ये जो भी बेटा एडिशन हुई है तो इनको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तुम्हें कैसे लर्न करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, तुम्हें ऐसा लर्न करना है कि एक वेक्टर खत्म होगा जब दूसरा स्टार्ट होगा, तो अगर कहीं पर भी ऐसा तुम्हें मिलता है कि एक वेक्टर का एंड हुआ दूसरे की स्टार्टिंग हो गई, तो उसको हमेशा ऐड करना होगा विद हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम को कैसे हम जज करें कि हाँ अब हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के अब में कंप्लीट करना है एडिशन को, तो हम एडिशन को दो मेथड से कर सकते हैं, ट्रायंगल से और पैरेललोग्राम से। अब मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं बेटा पैरेललोग्राम, ये सब कुछ सेम रहेगा, यहां पर चेंजेस आएंगे।
ये सब कुछ सेम क्यों रहने वाला है? बिकॉज ये तो एडिशन तो ऐसे ही होगा ना, r का दो वेक्टर्स का एडिशन करना है, तो ठीक है। हाँ, ये वाली चीज नहीं लिखोगे पैरेललोग्राम में, ये वाला पॉइंट नहीं है। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा which टाइप नाउ पैरेललोग्राम। ओके, तो बेटा मैं यहाँ पर फिर से दो वेक्टर्स बना देता हूँ, वेक्टर b, वेक्टर a। मैं कहता हूँ इसको ऐड करना है। देखो दो मेथड्स हैं, एक तो ट्रायंगल लो लगा के इसको ऐड कर सकते हो, कैसे b को उठाओ यहाँ पे रखो ट्रायंगल लो लगा दो। अब दूसरा मेथड समझो इसको कि इसको हम दूसरा कैसे ऐड कर सकते हैं। अब क्या करो, a को उठाना है, a को उठा के b के यहाँ पे रख देते हैं, ये a वेक्टर। मतलब कहने का क्या है, ऐसा नहीं होगा इसमें कि एक वेक्टर खत्म होगा दूसरा स्टार्ट होगा, वो ट्रायंगल लॉ में होता है। पैरेललोग्राम में क्या देखना होता है बेटा, पैरेललोग्राम में हम ये देखते हैं कि दो वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट जुड़ गया है, सेम हो चुका है, ठीक है। जब दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट सेम हो जाते हैं, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। ये को इनिशियल वेक्टर्स है बेटा, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इनको अगर ऐड करना है तो हमें पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा। इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, डॉटेड डॉटेड पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। पैरेललोग्राम सबको पता है ना, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा बेटा, ये इसका रिजल्टेंट होगा। ओके, बट बहुत ये लगा लो कि फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत इजी मेथड हो जाता है, बिकॉज जो रिजल्टेंट निकलेगा हमारा, मतलब जो फॉर्मूला अभी तक पेंडिंग है, जिसकी डेरिवेशन करके हमें फॉर्मूला देखना है कि r को सॉल्व कैसे करेंगे, किस फॉर्मूले में हम a और b की वैल्यूज को पुट अप करेंगे और हमें आंसर्स मिल जाएं। तो बेटा वो फॉर्मूला सेम होता है दोनों के लिए, चाहे वो तुम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाओ या फिर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाओ, कोई भी लगा लो, बट वो फॉर्मूला बेटा तुम्हारे लिए सेम होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक ही फॉर्मूला लर्न करना है। डेरिवेशन में बेसिकली एक ही होती है, लेकिन बुक्स में क्या किया हुआ है मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। बुक्स में बेसिकली 3 लॉज दिए हुए हैं, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, एक बेकार में एक और ऐड किया हुआ है पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ कुछ नहीं है, अगर 2 से ज्यादा हो जाता है, 3 से ज्यादा हो जाता है तो पॉलीगन लॉ बोल देते हैं। अभी वो मैंने तुम्हें करवा ही दिया था, ए बी सी डी 4 वेक्टर सब तो मैंने तुम्हें करवा दिया, लेकिन मैंने किसकी हेल्प ली, ट्रायंगल लॉ की। तो ट्रायंगल लॉ ही है पॉलीगन लॉ। बहुत डीप नहीं जाना पॉलीगन लॉ में, क्योंकि पॉलीगन लॉ को जबरदस्ती बनाया गया है। बेसिकली पॉलीगन लॉ में कौन सा लॉ लगा होता है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है। बेसिक हमारे 2 ही लॉज होते हैं ऐड करने के लिए वेक्टर्स को। तो एडिशन कैसे की जाएगी वेक्टर्स की, इन दोनों मेथड के बेस पे, या तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के बेस पे या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बेस पे। ये तो बेटा मैंने सिर्फ तुम्हें अभी पहचान बताई है, उसको रिकॉग्नाइज करना बताया है कि तुम किसी को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ वो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है या फिर वो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है। तो वो हम इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं, हम देखते हैं कि अगर एक वेक्टर खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है। अगर दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स सेम हैं, सेम पॉइंट से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो कौन सा लॉ हो जाएगा, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन हो जाएगा। और बेसिकली होगा क्या, तुम्हें वेक्टर्स को सेट करना होता है। जैसे मैंने a को उठाया b पे सेट कर दिया, या b को उठाकर अगर a पे सेट कर देता तो ट्रायंगल लॉ बन जाता। रिजल्टेंट सेम आएगा, फॉर्मूला सेम होगा रिजल्टेंट का, वो भी अभी हम चेक करेंगे कि क्या फॉर्मूला होगा, कैसे देखना है। तो मुझे पहले ये बताओ कि दोनों लॉज तुम्हें पता लगे कि पैरेललोग्राम को कैसे चेक करना है और ट्रायंगल लॉ को कैसे चेक करना है। ये स्टेप्स बाय स्टेप्स हम चलेंगे, मैं इसमें भगाऊंगा नहीं तुम्हें। अगर इसमें मैं भाग पड़ा तो मेरे को आगे वाले चैप्टर्स में मुश्किल होगी, मुझे छोड़ो, मुझे तो क्या ही मुश्किल होगी, सबसे ज्यादा मुश्किल तुम्हें फेस होगी, और तुम्हें मुश्किल होती है तो मुझे मुश्किल होगी। ठीक है, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि मुझे अपने सिर से भार उतारना है, फटाफट से करवा दूँ, मैं फटाफट सब कुछ खत्म कर दूँ, नहीं। तुम्हें समझ आना वही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तुम धीरे धीरे सब कुछ समझो एक एक। हाँ, अगर इसके बाद भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो सबसे ज्यादा हर्ट भी तुम ही करोगे मुझे। ठीक है, फिर वो दिक्कत होती है, हमें ज्यादा परेशानी होती है कि हमने इतने अच्छे से करवाया लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से करो और इनफ टाइम है तुम्हारे पास। ये वाली चीजें हम बेटा जून के बाद करते होते थे प्रीवियस सेशन में, यू नो, ये हम स्टार्ट ही नहीं करते थे, सिर्फ एक ही चैप्टर करते थे हम जून से पहले। मई यूनिट टेस्ट के लिए वो होता था यूनिट फर्स्ट हमारा। अब यहाँ पर हम वेक्टर स्टार्ट कर चुके हैं।
तो वेक्टर बेसिकली चैप्टर भी है, मैं इसको चैप्टर नहीं मानता, ये मैथ का एक चैप्टर होता है वेक्टर्स, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इसको हम यहाँ पर रूल्स समझ लें, हमने कंसेप्ट समझ लें, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में समझ लें, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के तो तुम्हें एप्लीकेशंस आती हैं, डेरिवेशन करते टाइम तुम्हें यूज करना है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, डेरिवेशंस करते टाइम यूज करना है, लेकिन बेसिकली इसका कभी-कभी क्वेश्चन भी आता है, इनकी प्रॉपर्टीज पे बेस होता है क्वेश्चन। तो अभी हम सब कुछ करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। ओके अच्छा, एक और बात, एक तुमने ना डेफिनेशन में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वेक्टर, कि इक्विलिब्रियम वेक्टर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बेसिकली इक्विलिब्रियम वेक्टर्स जो हैं इनके तुम नोट्स अच्छे से बेटा बनाते रहना, ठीक है ना। तो और जो इक्विलिब्रियम वेक्टर है वो क्या है, देखो लेबनिज़ लॉ के नाम से वो मिलता है बुक के अंदर, लेकिन अभी मैं लेबनिज़ लॉ बाद में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन इक्विलिब्रियम वेक्टर बताऊंगा। होता सेम है फिर भी, कि जैसे पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ये बेटा हम अपना फिजिक्स लैब के अंदर इसके प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली हो जाती है चीजें, कि यहाँ पर एक वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है। ये कोई एक वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है बी, ओके। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पे मान लो इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, इस पे इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। क्यों पैरेललोग्राम क्यों कंप्लीट करना है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम पॉइंट से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। हो गया, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। और तुम अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मान लो कि इस पे तुमने ऐसे फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो हम कहते हैं कि जितना इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उतना ही इसके नीचे एक और वेक्टर बना दो, तो क्या होगा, ये रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज है, दिस स्टेज इज नोन एज द इक्विलिब्रियम स्टेज, और इस वेक्टर को इक्विलिब्रियम वेक्टर बोला जाएगा। क्यों, इसने इसको इक्वल कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। अभी नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया बिकॉज इसमें पैरेललोग्राम तुम्हें लगता हुआ नजर आ रहा है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये उसका रिजल्टेंट था, डायगोनल बन गया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया दोनों पैरेलल साइड्स को, ठीक है, ये रिजल्टेंट बन गया। अगर मैं इस रिजल्टेंट का ऑपोजिट वेक्टर ही यहाँ पे बना दूं, मतलब जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना इसका कर दूं, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, अगर इक्वल होगा तब, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेक्टर। ये एक बैलेंस स्टेट होती है, इसमें सारे वेक्टर्स बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी आएगा ये। तो अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी होगी ना इक्विलिब्रियम वेक्टर की, मैंने नोट्स में दी हुई थी, तो पता होना चाहिए तुम्हें कि क्या होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके बेटा, तो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने पैरेललोग्राम कर लिया, तो अब हमारा टर्न है कि हम इसका एक बार फॉर्मूला जान जाए। बेटा एक दो वेक्टर्स आए होंगे इसके अंदर, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। जीरो वेक्टर आता है, जीरो वेक्टर का कुछ नहीं होता, बस ये देख लेना, जीरो में जब ऐड करोगे तुम तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करोगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तुमने जीरो को किसी वेक्टर के साथ, जीरो वेक्टर जिसे बोलते हैं, तो सारा कुछ जीरो कर देगा, बस ये ध्यान रखना, जैसे मल्टीप्लाई में होता है जीरो का। तो बाकी जीरो वेक्टर को, पोलर वेक्टर्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा आपने, क्योंकि हमारे लिए इतनी यूजफुल पॉइंट्स नहीं है, जो जो यूजफुल है वो हम देखेंगे, बाकी मैथ में आ जाएगा, ठीक है। जीरो रिजल्टेंट हो गया, हाँ जी। अब है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन। हेडिंग बना लो बेटा, हेडिंग में लिखो ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ, drive an expression for resultant of addition of two vectors, resultant of addition of two vectors with the help of triangle law of vector addition। तो हमें एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन मतलब एक डेरिवेशन करनी है, ठीक है। किसके लिए डेरिवेशन करनी है, फॉर, अभी तो मैंने बताया, फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स
किसके एडिशन, फॉर रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एक ही बात है। और विद द हेल्प ऑफ कौन से रूल को यूज करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हमने उसमें यूज करना है, ठीक है। तो एक सेकंड बेटा मुझे ये चेक करने दो कि हमारा लेक्चर का कितना टाइम पास हो चुका है, कि कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। बेटा 25 मिनट्स हो गए हैं, तो हो जाएगा 40 मिनट्स तक तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। बेटा मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिखेंगे सारे। It states that if two vectors acting on a particle, it states that if two vectors acting on a particle at the same time, I repeat, it states that if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude, बाय द वे वेट, कि मुझे ये डिक्टेट करने की नीड ही नहीं है, नोट्स तो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किए हुए हैं, तो डोंट वेस्ट द टाइम। हेडिंग मैंने तुम्हें लिखवा दी क्योंकि नोट्स में यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन तुम नोट्स में लिख लोगे बेटा। तो स्टार्ट कर देते हैं अपनी डेरिवेशन को, ठीक है ना। तो सीधा अब डेरिवेशन पे आ रहे हैं, क्योंकि फिर हमें आगे प्रोसीड करना कल। यस बेटा पहले डायग्राम बना लेंगे सारे, मैं डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर है एक्स में, तो मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूं, फिर डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। होल्ड ऑन। ये स्टूडेंट्स बेटा मैंने डेरिवेशन सामने तुम्हारे कर दी है, तो अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, इससे हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में साथ साथ सॉल्व करता तो टाइम कंज्यूम हो जाता। अच्छा एक बार समझ लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, 10th लेवल का एक क्वेश्चन है ये, मान लो मैथ का, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर तुम देख रहे हो, तुम्हारे हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, डॉटेड पोर्शन को भी मत देखना, ठीक है, ये डॉटेड पोर्शन को नहीं देखना, इसको मत देखो। ये देखो, ये ट्रायंगल लग रहा है ना तुम्हें, कि ये एक वेक्टर A है, ये एक वेक्टर B है, और ये एक रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। अभी ये मुझे क्या करना है कि मुझे इसके रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कुछ यहाँ पर एक्सटेंशंस कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सटेंशंस कर दिए, ठीक है। ये मैंने एक एंगल ले लिया 90 डिग्री का, तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इनका नाम रख दिया P Q S। यहाँ पे R लिखना था लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि R रिजल्टेंट में भी आ रहा है, तो मैंने M ले लिया, ठीक है, कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे दो बार R आ जाएगा, P Q R S, तो अच्छा तो लगता है, बट अब तुम्हारे को रिजल्टेंट में भी R लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे M लिख दिया, ठीक है। ये जो पूरी कैलकुलेशन है बेटा, सिर्फ ये तुम्हें इस रिजल्टेंट का, एक्चुअली रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसके पास डायरेक्शन होती है। ये कैलकुलेशन सिर्फ तुम्हें अभी मैग्नीट्यूड देगी, डायरेक्शन नहीं बता रही। कल की वीडियो में मैं डायरेक्शन और इसके स्पेशल केसेस तुम्हें बताऊंगा, इसी डायरेक्शन के स्पेशल केसेस, मतलब मैग्नीट्यूड के क्या स्पेशल केस होते हैं, और इसको डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे हम इस रिजल्टेंट की, वो उसका फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैग्नीट्यूड का ये बेटा क्वेश्चन, ये डेरिवेशन पेपर में आ जाती है नॉर्मली। ये डेरिवेशन हमारी 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आती है, ठीक है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन हमने कर लिए, नाम हमने दे दिया, इसको P दे दिया, Q दे दिया, S दे दिया और M दे दिया, ठीक है। टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। यहां पर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा, ये हमने MSQ, MSQ ये वाला ट्रायंगल लिया, MSQ। तो इसके अंदर गिवन क्या है और गिवन क्या नहीं है देखना। MQ, जो MQ है, MQ तुम्हें गिवन है ना, B वेक्टर, ठीक है। और हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अब ये वाली चीज गिवन नहीं है, MS अगर तुम्हें फाइंड आउट करना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जिसको तुम्हें फाइंड आउट करना उसको ऊपर लिख लो और जो सा तुम्हें गिवन है उसको नीचे लिख लो। फिर रिलेशन देखो कि रिलेशन क्या बना। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर MS को ऊपर लिखा, क्यों, ये मुझे फाइंड आउट करना था, हैज टू बी फाइंड आउट, ठीक है ना, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। और ये क्या है, ये गिवन है, दिस इज अ गिवन, ठीक है। गिवन क्वांटिटी को नीचे लिखना है और जो गिवन नहीं है जिसको फाइंड आउट करना है उसे ऊपर लिखना है। फिर रिलेशन देखो क्या है, MS क्या है, MS तो परपेंडिकुलर है
और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल आता है ना, देखना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। क्या बन गया ये बेटा, यहाँ पर साइन थीटा। वेरी गुड। तो रिलेशन बन गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज नोन एज द साइन थीटा। तो जो चीज गिवन थी उसकी वैल्यू पुट कर दो ms qm था b वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे, अभी चाहे b वेक्टर भी नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, यू नो, क्योंकि अभी तो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना। वेक्टर साइन लगाने का मतलब हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्शन नहीं बता रहे। सॉरी, मैंने वेक्टर लगाया हुआ था और कोई नहीं लगा हुआ, नहीं और कहीं नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये हटा सकते हैं। वेक्टर अभी हम मैग्नीट्यूड के केस में ऊपर एरो हेड लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैंने तुम्हें कल भी आज भी बताया था कि a लिखा तो मैग्नीट्यूड, पर वेक्टर लगा दिया तो पूरा वेक्टर बन गया, डायरेक्शन भी आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ओके, तो ठीक है बेटा, ये तुम्हें समझ आया। इस ट्रायंगल के अंदर, फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर MSQ के अंदर हमने MS को फाइंड आउट करके रख लिया। MS आ गया मेरे पास कितना, ये B जो था, जो गिवन होता है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए ही हम उसको नीचे लिखते हैं कि उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। और MS की वैल्यू आ जाएगी बेटा, दिस इंप्लाइज लगाना, यहाँ पे इक्वल टू मत लगाना, दिस इंप्लाइज MS की वैल्यू आ गई इक्वल टू B sin थीटा। B sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक और ट्रायंगल ले लिया। कौन सा ट्रायंगल ले लिया मैंने, अब मैंने यहाँ पर देखो QS को फाइंड आउट करना है, ये QS को फाइंड आउट करना है। ये जैसे ट्रायंगल है MSQ, तो QS को कैसे फाइंड आउट करूं, मेरे पास गिवन क्या है, गिवन तो मेरे पास QM है B वेक्टर, तो QS भी फाइंड आउट हो जाएगा, रिलेशन बदल जाएगी बस। QS को ऊपर लिख लो, जो गिवन है उसको फिर से नीचे लिख दो, ठीक है। रिलेशन देखो, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बन गया cos थीटा, ठीक है, cos थीटा लिख दो। अब QM क्या है B, तो उधर जाएगा वो B बन जाएगा, तो QS की वैल्यू आ गई B cos थीटा। ये हमने बेटा दो वैल्यूज फाइंड आउट करके रख ली हैं, इस पे ध्यान रखना। एक MS की वैल्यू है हमारे पास और एक QS की वैल्यू है हमारे पास, जब जरूरत होगी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब पूरा ट्रायंगल देखो, बड़े वाला PMS, ये देखो पूरा कंप्लीट ट्रायंगल देखो PMS, और उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबको आती है ना पाइथागोरस थ्योरम लगानी। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज क्या है, कंप्लीट ट्रायंगल में PM रिजल्टेंट है ये तुम्हारा, ठीक है, PM का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है MS का स्क्वायर। बेस क्या है PS का स्क्वायर, PS का स्क्वायर। PM तो हमने निकालना है एज इट इज, MS ऑलरेडी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, MS की वैल्यू B sin थीटा पुट कर दो, B sin थीटा का स्क्वायर लगा दो प्लस PS के दो पार्ट्स है बेटा, PQ QS। PQ गिवन है ऑलरेडी, A वेक्टर है। QS क्या होगा, QS हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, B cos थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया PS इज इक्वल टू PQ प्लस QS, ठीक है। वैल्यूज को पुट करो सबकी। PM हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस PQ क्या है, PQ की जगह लिखना है A, ठीक है। वेक्टर मैंने नहीं लगाया ऊपर बिकॉज़ ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। A का स्क्वायर, QS की वैल्यू क्या है, QS की वैल्यू है B cos थीटा, तो QS की जगह में लिखा मैंने B cos थीटा। मैं इस पे फार्मूला ओपन कर दिया, A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला चल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर pq का स्क्वायर qs का स्क्वायर प्लस 2 pq का मतलब a, qs का मतलब b cos थीटा, ठीक है। यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है ब्रैकेट में, बिकॉज़ pq की वैल्यू a है, qs की वैल्यू b cos थीटा है, और ये वाला फार्मूला यूज किया है, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट अप कर दिया, सिंपल, बहुत सिंपल है। pm हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से a स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, क्यों, b स्क्वायर दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लिया b स्क्वायर, अंदर रह गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और ये हो जाता है बेटा 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, ठीक है। आगे रह गया 2ab cos थीटा एज इट इज लिख दिया। pm जो है, pm मेरे लिए रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को मैं r लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं pm की जगह पे अब r लिख दूंगा, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर हटा दिया, रूट लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसकी जगह पे 1 हो गया, 2ab cos थीटा, ये फार्मूला आ गया बेटा। रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला मिला तुम्हें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो यहाँ पर थीटा है, जो एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है। जो a और b वेक्टर यूज कर रहे हो,
या जो भी वेक्टर तुम्हें गिवन है, पी क्यू वेक्टर गिवन है, कोई भी वेक्टर गिवन है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हियर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लो बेटा ये तुम्हारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। कल मैं इसके तुम्हें स्पेशल केसेस बताऊंगा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बताऊंगा और डायरेक्शन का फॉर्मूला बताऊंगा। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा, अच्छे से नोट्स बनाना, टेक केयर।